श्रद्धा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, पेज 21-22। তপোবন বোর্ডিং এর একটি ছাত্র দেখে সিসি ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে, কি খবর? तपोवन बोर्डिंग के एक छात्र को देखकर सीसी ठाकुर जी ने पूछा, क्या रे, क्या खबर? ছেলেটি বলল, ভালো। लड़के ने कहा, अच्छा हूं। সিসি ঠাকুর, পড়াশোনা খুব ভালো করে করো, মাস্টার মহাশয়দের খুব শ্রদ্ধা করবে ও सेवा করবে। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से करो और तुम्हारे जो शिक्षक हैं उनको बहुत श्रद्धा करना और सेवा करना। বোর্ডিংয়ে অন্য যে সব ছেলে আছে তাদের सुख सुविधार प्रति लक्ष्य रखबे। बोर्डिंग में जो दूसरे लड़के लोग हैं उनके सुख सुविधा के प्रति लक्ष्य रखना। বুঝে বুঝে মাথা খাটিয়ে অন্যের সেবা যত্ন ও আপ্যায়না করার অভ্যাস যদি করো, দেখবে প্রত্যেকে তোমার আপন হয়ে উঠবে। समझ बूझ कर, दिमाग लगाकर दूसरों का सेवा यत्न और आप्यायन करने का अभ्यास अगर रखते हो तो देखोगे हर कोई तुम्हें अपना लेंगे। বাড়িতে যখন যাবে তোমার চালচলন আচার ব্যবহার দেখে তোমার মা বাবা এবং অন্য সবাই যেন সুখী হয়। घर पे जब जाओगे तो तुम्हारी चाल चलन आचार व्यवहार देखकर तुम्हारे माँ बाप और दूसरे सभी सुखी होंगे। এতে তপোবনেরও নাম বেড়ে যাবে और इससे तपोवन का नाम भी बढ़ जाएगा। আর ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তোমাদের স্কলারশিপ বৃত্তি দিক বা না দিক, তোমাদের এমন রেজাল্ট ফল করা লাগে যাতে অনেকেই স্কলারশিপ বৃত্তি পাওয়ার যোগ্য হয়। और यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय से तुम सभी के लिए जो स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति दे या न दे, तुम सभी इस तरह रिजल्ट यानी कि फल लेके आना ताकि बहुत किसी को स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति पाने के योग्य हो। অল্পেতে সন্তুষ্ট থাকা ভালো না, थोड़े में ही संतुष्ट रहना अच्छी बात नहीं है। যতখানি ভালো করা যায় তা করা চাই, जितना अच्छा किया जा सकता है उतना करना चाहिए। আর এর একটা প্রধান তুক হচ্ছে ক্লাসের থেকে সব বিষয়ে অনেকখানি এগিয়ে থাকা। और इसका सबसे बड़ा तरीका ये है कि क्लास में सब विषय में बहुत आगे रहना। এতখানি জ্ঞান থাকা চাই যাতে ক্লাসের যে কোনো ছেলেকে তুমি যে কোনো বিষয়ে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারো। ज्ञान इतना रहना चाहिए ताकि क्लास के कोई भी लड़के को तुम किसी भी विषय पर अच्छी तरह समझा सको। ছেলেটি বলল, অনেক জিনিস নিজে বুঝতে পারি কিন্তু কেউ বুঝতে চাইলে বোঝাতে পারি না। लड़के ने कहा कि मैं बहुत सारी चीजों को खुद समझ पाता हूँ, लेकिन कोई अगर मुझसे समझना चाहते हैं तो मैं समझा नहीं पाता हूँ। सीसी ठाकुर, কোনো জিনিস যদি অন্যকে বোঝাতে না পারো তাহলে বুঝতে হবে তোমার নিজের বুঝের ততখানি खापती আছে। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि किसी चीज के बारे में तुम दूसरों को अगर समझा नहीं पाते हो तो तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे खुद के समझ में उतना ही कमी है। তাই পড়া ও পড়ানো, বোঝা ও বোঝানো দুই লাগে। इसीलिए पढ़ना और पढ़ाना, समझना और समझाना दोनों ही लगता है। ওতে জানাটা পোক্ত হয়, उससे जानना और सुदृढ़ होता है। আর লেখার অভ্যাস করতে হয় খুব, और लिखने की अभ्यास करना चाहिए। যাই পড়ো প্রত্যেক বিষয়ের পারস্পর্য ভালো করে বুঝতে হয়। जो भी क्यों ना पढ़ो, हर एक विषय के संदर्भ में अच्छे से समझना चाहिए। কোনটার পর কোনটা কেমন ভাবে গেঁথে উঠেছে তার একটা সংযোগ সূত্র যদি নিজের কাছে ধরা না পড়ে তাহলে স্মৃতিকেই ভারাক্রান্ত করতে হয়, বোধ বাড়ে না। किसके बाद कौन सा किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और उसका संयोग सूत्र अगर तुम्हारे निकट पकड़ में नहीं आता है तो तुम अपने याददाश्त को ही भाराक्रांत कर रहे हो, बोध बढ़ता नहीं है। ছেলেটি জিজ্ঞাসা করলো, কেমন? उस लड़के ने सवाल पूछा कि किस तरह। सीसी ठाकुर, ধরো তুমি জ্যামিতি পড়বে,
सीसी ठाकुर जी ने उत्तर दिए कि मान लो तुम जियोमेट्री पढ़ोगे, তার প্রথমটার উপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয়টা, প্রথম ও দ্বিতীয়র উপর দাঁড়িয়ে তৃতীয়টা, প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়টার উপর दाঁড়িয়ে चतुर्थटा। तो उसका जो प्रथम है उसके ऊपर खड़े होकर द्वितीय, प्रथम और द्वितीय के ऊपर खड़े होकर तृतीय, प्रथम द्वितीय और तृतीय के ऊपर खड़े होकर चतुर्थ। এখন এই যোগসূত্রটা তুমি যদি না বোঝো এবং প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে তুমি যদি মুখস্থ করে রাখো, তাহলে তোমার খাটুনি বাড়বে, কিন্তু জ্যামিতি সম্বন্ধে একটা বুঝ হবে না। अब ये जो जोग सूत्र है, अगर तुम इसे नहीं समझते हो और हर एक पड़ाव को तुम अलग अलग करके रट लेते हो, तो इससे तुम्हारा मेहनत बढ़ेगा, लेकिन जियोमेट्री संबंध में समझ नहीं होगा, रसो पावे ना विषयटाते, और इसमें तुम्हें रस भी नहीं मिलेगा। प्रत्येक विषय संबंधे अल्प विस्तर एमंतर, हर एक विषय के बारे में ही थोड़ा बहुत ऐसा ही है, আর বিভিন্ন বিষয়ের উপর মিল কোনখানে তাও ধরতে হয়, और जो विभिन्न विषय है उनके बीच में मेल कहाँ पे है वो भी पकड़ में आना चाहिए। যেমন पढ़ा लगे तेमनी भावा लगे, जैसे पढ़ना चाहिए वैसे सोचना भी चाहिए। লেখা, পড়া ও ভাবা, প্রয়োজন মতো হাতে কলমে করা ও বলা অর্থাৎ বোঝানো, এইগুলি যদি একযোগে চালানো যায়, অর্থাৎ বোধদীপ্ত সঙ্গতিশীল করে চালানো যায়, তাহলে জিনিসগুলি হজম হয় ভালো করে। लिखना, पढ़ना, सोचना और प्रयोजन अनुसार खुद से करना, बोलना अर्थात समझाना, ये सब अगर एक साथ चलाया जाए, अर्थात बोध दीप्त संगतिशील तरीके से चलाया जाए, तो इन चीजों को अच्छी तरह से तुम समझ पाओगे। বোর্ডিংয়ে এমনতর একটা আবহাওয়া তৈরি করা লাগে যাতে পড়াশুনোটা খেলাধুলার মতো আনন্দকর হয়ে ওঠে, প্রত্যেকে তার অজান্তে অনেক কিছু শিখে যায়। बोर्डिंग में जो आबहावा है वो कुछ इस तरह तैयार करना चाहिए ताकि पढ़ाई लिखाई खेल कूद के जैसा आनंदमय हो उठे, हर कोई उसके अनजाने में बहुत कुछ सीख जाए। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत सुंदर भाव से, स्पष्ट भाव से और अत्यंत निपुणता का साथ आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। आज एक पवित्र दिन है, आज टीचर्स डे है, 5 सितंबर। हमारा भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जन्मदिन है, हम मनाते हैं। और संयोग से आज का जो आलोचना प्रसंग है वो शिक्षा के बारे में ही है। तो मैं आलोचना प्रसंगों का जो आज का टॉपिक है दादा, वो मैं थोड़ा आज और संक्षेप में भी बताता हूँ। 2 पवित्र दिन है, आज ओणम है और ईद भी है। ओके, हाँ, आज ईद भी है, ओणम भी है, बहुत पवित्र दिन है। तो बहुत सुंदर दिन में हम आलोचना प्रसंगों आलोचना कर रहे हैं। तो मैं संक्षेप में बताता हूँ। श्री ठाकुर तपोवन बोर्डिंग के एक छात्र से बातचीत में उसे शिक्षा और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण बातें समझाते हैं। श्री ठाकुर जी छात्र को सलाह देते हैं कि पढ़ाई मन लगाकर और अच्छे से करना चाहिए, शिक्षक का सम्मान और सेवा करना चाहिए, बोर्डिंग के अन्य छात्र की सुख सुविधा का ध्यान रखना चाहिए, सेवा सहयोग और आदर की आदत डालनी चाहिए, इससे लोग अपने आप अपना बन जाती है। ठाकुर जी बताते हैं कि जब तुम घर जाओ तो तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि माता पिता और अन्य लोग प्रसन्न हो, इससे तपोवन का भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भले ही यूनिवर्सिटी से छात्रवृत्ति मिले या ना मिले, लेकिन पढ़ाई ऐसी होना चाहिए कि कोई छात्र उसके योग्य बने। कम कम में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, जितना बेहतर किया जा सकता है उतना करना चाहिए। शिक्षा के विषय में श्री ठाकुर जी जोर देते हुए बोले कि हर विषय में कक्षा से आगे रहो। यदि कोई बात दूसरों को समझा नहीं सकते तो समझो कि तुम्हारा खुद की समझ अधूरी है। पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही जरूरी है, इससे ज्ञान पक्का होता है। लिखने की आदत भी जरूरी है और विषय की आपसी क्रम और संबंधों को समझना चाहिए। केवल रटने से काम नहीं चलता, समझ बढ़ाना जरूरी है। श्री ठाकुर जी जियोमेट्री का उदाहरण देकर समझाते हैं कि हर नया नियम
पिछले नियम पर आधारित होता है। ज्योमेट्री जो है वो उसमें बहुत लॉजिक रहता है, लॉजिक के ऊपर बेस्ड रहता है। उसका एक नियम, एक ज्योमेट्री का एक बहुत बड़ा सिद्धांत जो बेसिक सिद्धांत है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी अगर होता है तो ए इज इक्वल टू सी होगा। तो ये जो क्रम है, यही ठाकुर जी बताने चाह रहा है कि हर एक चीज, हर एक स्टेप दूसरा स्टेप के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये क्रम समझ में नहीं आता और केवल रटा जाता है तो ज्ञान गहरा नहीं होता और विषय में रुचि भी नहीं बनती। अंत में ठाकुर जी कहते हैं कि पढ़ाई में पढ़ना, सोचना, लिखना, प्रयोग करना और समझना, ये सभी साथ साथ चलना चाहिए। बोर्डिंग में ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि पढ़ाई खेल का तरह आनंददायक लगे, जिससे बच्चे अनजान में बहुत कुछ सीख जाए। तो ये है आज का विषय वस्तु। इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना रखने के लिए सबसे पहले मैं श्रद्धा श्रीमती वैशाली माँ को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। श्रद्धा श्रीमती वैशाली माँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आप सभी दादाओं को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को टीचर्स डे की भी बहुत बहुत बधाई। कहीं न कहीं सभी हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं और एक जगह, हालांकि शिक्षक और गुरु एक ही नहीं होता, लेकिन ये जो डेली हमारी एक आध्यात्मिक शाला चलती है, क्लास चलती है, जिसमें हम लोग कुछ रोज एक, और लगता है कि रेगुलर स्टूडेंट होने पर क्या होता है, ये बात मैं यहाँ आकर के फील कर पाई कि सत्संग का भी डेली जो क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो रेगुलर रहेंगे तो आप कभी भी उसके लिए तैयार रहते हैं। इरेगुलर रहेंगे, कभी कभी अटेंडेंस करेंगे तो चीजें समझ में नहीं आती है। वही ठाकुर ने यहाँ पे जो खास करके सभी विषयों पे, लेकिन 3 विषय पे बहुत ज्यादा जो जोर दिया है और उनका सीक्वेंस क्या है, दीक्षा, शिक्षा, विवाह। शिक्षा पे बहुत ज्यादा, लेकिन शिक्षा के पहले दीक्षा। ठाकुर यहाँ पे बहुत सारा जो पॉइंट्स बताए हैं, इनमें भी जो कहा है कि पढ़ना लिखना है, लेकिन कैसे, पहले महाशयों, मास्टरों का सम्मान करना और सेवा करना। हम लोगों के संस्कृत में भी एक छोटा सा एक जो रहता है, जिसे कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अर्थात जब तक गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जानकारी मिलना अलग बात है, जानकारी और ज्ञान एक नहीं है। आजकल जो बच्चे जो कहते हैं, आजकल बहुत ज्यादा ही मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि ठीक है, हम इसका आंसर नहीं मिल रहा है, वहां कर लेंगे, यूट्यूब से ढूंढ लेंगे। अभी इतना सारा उनके पास सुविधा हो गया है, तो ये सारा उनको जानकारी दे देते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्ति नहीं हो पाती है। ठाकुर जी ने और जो बहुत अच्छी बात बोली यहाँ पर कि छात्रवृत्ति चाहे कम मिले या ना भी मिले, लेकिन उससे छात्र का परिणाम, जो भी उनकी जो मेहनत है, छात्र इतना समझदार हो, इतना योग्य बन पाए कि वो छात्रवृत्ति के योग्य हो, लेकिन वो जब भी बाहर जाए उसका हाव भाव व्यवहार, जैसे ये तो तपोवन में जो स्टूडेंट्स घर के बाहर ही रहते थे, पहले जो हमारा शिक्षा पद्धति था वो ऐसे ही था। पहले गुरु की दीक्षा ली जाती थी, फिर घर से दूर आश्रम में सिर्फ गुरुओं के पास रहकर शारीरिक श्रम भी करते थे और उसके साथ साथ वो उनसे ज्ञान प्राप्ति करते थे। तो वहां रह करके स्टूडेंट्स करते थे। फिर जब बीच बीच में घर जाते हैं, तो जब भी बच्चे घर आए, जैसे हम लोग भी अभी देखते हैं, बच्चा 8 घंटा 10 घंटा स्कूल में रह के घर आता है, आने के बाद उसका हाव भाव व्यवहार कैसा होता है, इतना तुनक तुनक, मतलब इतना प्रेशर में होके आता है बच्चा, इतना प्रेशर। स्कूल वहां पर तो प्रेशर में था, आता है, मेरा भी बच्चा आएगा, आते इतना प्रेशर है, 8 घंटा स्कूल में रुका है, बैठा है, उसके बाद थोड़ा हल्का होके आना चाहिए, थोड़ा खुश होके आना चाहिए, आज ये नया सीखा, आज ये नया जाना। लेकिन बच्चा जितना सीखता है वो उतना ज्यादा टेंस होता जाता है। 4 चैप्टर टीचर से 4 टॉपिक सिखाते हैं, बाकी 10 टॉपिक होमवर्क। वो होमवर्क का इतना प्रेशर हो जाता है उन लोगों को, इतना लिखना है, इतना ये करना है,
लेकिन शिक्षा पद्धति जो ठाकुर यहाँ पे बोले हैं, ऐसा होना चाहिए वो जो भी बच्चा सीखे कम ही सीखे, लेकिन उस चीज को वो एंजॉय करे और उस चीज में वो योग्य बने। और वो कब होगा? जब वो समझ पाएगा कि ये उसके लिए कितना जरूरी है। यहाँ पर ठाकुर विषयों के बारे में भी कहते हैं कि हर विषय आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ये वाकई में मुझे भी ऐसे लगता था, मैथ्स थोड़ा सा मैं भागती थी, लेकिन अब जब बच्चे भी मुझसे आते हैं, बायो में पढ़ना है, नीट करना है उनको, लेकिन मैथ्स नहीं करना है, तभी कहती देखो यदि मैथ्स नहीं करा तो नीट भी कर नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पर तो फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल बहुत है। वो न्यूमेरिकल आप तभी कर पाओगे जब गणित में थोड़ा सा रुचि तो लो, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है उसके, लेकिन हाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, क्योंकि हर विषय कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट। ठाकुर जी वही कह रहे हैं कि विषयों का आपस में कहाँ कैसा मेल है, क्योंकि एक विषय पढ़ोगे तो दूसरा विषय की जानकारी होना, उसमें भी आपका इंटरेस्ट बने रहना जरूरी है, क्योंकि जब तक थोड़ा इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें आप ज्यादा डेप्थ में जाने का मन नहीं कर पाओगे, ज्यादा पढ़ नहीं पाओगे। और उसके साथ एक और जो बात ठाकुर कह रहे हैं वो भी बहुत अच्छी है, पढ़ना, पढ़ाना, समझना, समझाना दोनों बहुत जरूरी है। जैसे ठाकुर कहते हैं ना, जजन करोगे तो जाजन बहुत अच्छा होगा, और जब जाजन करोगे तभी तुम्हारा जजन मीनिंगफुल होगा। वाकई में हम जितना जाजन करते हैं उतना हमारा भी ज्ञान बढ़ता है और वो बातें एकदम पक्की दिमाग को याद रह जाती हैं। ठाकुर भी वो कह रहे हैं, पढ़ने और समझने के साथ साथ वालों को, अपने दोस्तों को ही आप पढ़ा सको, समझा सको, ऐसा अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के अभ्यास से ही ज्ञान पक्का होता है। और समझाने में भी जब व्यक्ति बोलना और लिखना जैसे टीचर करते हैं, मैं भी लिखती भी हूँ और बोलती भी हूँ, क्योंकि हम जब किसी विषय पे ध्यान देते हैं बोर्ड पे या कहीं पर, और टीचर भी जब ऑफलाइन प्रेजेंट रहता है, ऑनलाइन में, लेकिन ऑफलाइन में टीचर रहती है सामने, ये बात मैं मतलब ठाकुर को लेने के बाद ही वाकई में ये सब मैं समझ पाती हूँ कि ऑनलाइन समझना अलग बात है, एक लेवल पे जाने के बाद आप ऑनलाइन समझ पाएंगे। ठाकुर का भी दीक्षा लिया, ऑफलाइन सत्संग ज्वाइन किया, आचार्य दादा का साक्षात दर्शन प्रणाम किया। अब यहाँ पर ऑनलाइन भी जब उन्हें देखती हूँ, लेकिन मेरा मन आत्मा ऑफलाइन वहां उनके आगे पहुंच जाता है। उनके समय का वो हाव भाव व्यवहार, उनका जो प्रेजेंस है वो अपने आप फील होने लगता है। तो जब आप किसी टीचर के साथ ऑफलाइन कनेक्टेड हो तब आप उनका ऑनलाइन भी सुन पाएंगे, क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंसी उसी लेवल में चला जाता है। सूरज को हम लोगों ने सामने देखा है, फील किया है, तब हमें उसका फोटो देखकर भी वो गर्मी उस समय भी महसूस होने लग जाती है। लेकिन हम जिसको मिले ही नहीं है, देखे नहीं है, तो हमारा लेवल उन तक पहुंच नहीं पाता है, उनको महसूस नहीं कर पाते हैं, तो जानकारी ज्ञान के रूप में अभिभूत हो नहीं पाती है। तो यहाँ पर ठाकुर वही कह रहे, जब हम किसी चीज को देखते हैं, ठाकुर भी है सामने या गुरु सामने है, तो उनके हाव भाव व्यवहार भी रहता है, और स्टूडेंट के प्रति उनका एक मन में भाव रहता है कि ये इंडिविजुअल बच्चा समझ सके। क्लास में भी जब मैं समझाती हूँ, एक साथ 30 बच्चे हैं, सबका अलग अलग टेम्परामेंट है, किसी को बहुत जल्दी समझ में आया, किसी को नहीं आया, तो मैं उस समय 2 मिनट ही, लेकिन आधा से मिनट 20-25 सेकंड इंडिविजुअल उसके लेवल पर जाकर उसको 2 लाइन बोलती हूँ, कुछ एक आधे एग्जाम्पल रिलेट करके, तो वो तुरंत समझ लेता है। तो ऑफलाइन में यही फायदा होता है कि आप हाव भाव, हमारे आंख नाक कान, हमारा संवेदना सब कुछ केंद्रित होता है, कुछ सुना हुआ याद रहता है, कुछ देखा हुआ याद रह जाता है, कुछ लिखा हुआ याद रह जाता है। तो इस तरह से जब हम ज्ञान में प्राप्ति में इस तरह से करेंगे, लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना, समझाना, पढ़ाना भी जब इन्वॉल्व होगा, तब वो ज्ञान पक्का होता है, वो अच्छे से समझ में आता है, मज्जागत होता है। यहाँ पर जैसे एक कह रहा था कि समझ तो पाता हूँ, समझा नहीं पाता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, वाकई में मैं खुद भी देखती हूँ, जब स्टूडेंट थी
पढ़ लेती थी मार्क्स लाने के लिए और अच्छे मार्क्स आ जाते थे। लेकिन समझ में अब आने लगा जब मैं समझाने लगी। जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो वही चीज़ें अब मुझे इतने अच्छे से याद है कि बस अब बुक कॉपी कभी खोलना नहीं पड़ती। किसी भी क्लास में जाती हूँ, कोई भी टॉपिक क्या चल रहा है, उसके बाद क्या है, मतलब कभी किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना कभी बच्चों को मैं क्लास में किताब खोलने नहीं देती हूँ। बस बोर्ड पे देखो और मुझे देखो। तो ये इस तरह से बच्चे को भी तभी हो पाएगा जब वो पढ़ने के साथ पढ़ाने का प्रयास करे। क्योंकि विषय में हम जब आंसर लिखते हैं, लिखते समय कभी-कभी शब्दों की कमी पड़ जाती है या शब्द दिमाग में बहुत सारे विचार तो आ रहे हैं, लेकिन उनको हम कॉपी में प्रकट नहीं कर पाएंगे। शब्दों का प्रयोग, सही शब्दों का शब्द के साथ, खास करके यदि विज्ञान विषय है या गणित है, तो वहां पर आपको एग्जैक्ट टर्म्स ही यूज करना है। बच्चे कई बार आंसर्स लिखते हैं लेकिन मार्क्स ओरिएंटेड नहीं हो पाता है, क्योंकि जो शब्द उस आंसर में होना चाहिए वो शब्द उन्होंने प्रयोग नहीं किया, तो मार्क्स पूरा नहीं मिल पाता है, अर्थात कहीं ना कहीं कमी, अधूरापन रह जाता है। वही परफेक्शन लाने के लिए ठाकुर कह रहे लिखने की आदत भी डालनी चाहिए। आजकल का जो पेपर पैटर्न होता है 2 नंबर का है, तो 2 ही लाइन में आपको अपनी बात पूरी रखनी है। जैसे यहाँ पर मुझे 10 मिनट का समय है, 10 मिनट में मैं किन किन बिंदुओं को थोड़ा प्रकाशित कर सकती हूँ, उस सीमा का ध्यान रखते हुए आपको अपनी बातें रखनी है। तो बच्चे को भी लिखने की आदत होगी, तब वो एग्जैक्टली 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना लिखना होगा, या किसी ने जो भी पूछा है उसकी कितना क्षमता है सुनने की। होता है कोई बच्चे एक लाइन में समझ में आ गया तो इंटरेस्ट आएगा, तो उससे रिलेटेड और बातें बताए। ये सब जो ठाकुर हमें जजन जाजन दिए हैं, उसके माध्यम से ये सब कुछ परफेक्ट होता है। इसीलिए शिक्षा के पहले यदि दीक्षा होगी और गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, तो ये सारा ज्ञान प्राप्ति करना सहज होने लगता है, सरल हो जाता है और मज्जागत हो जाता है। उसके पीछे का उद्देश्य क्लियर हो। छात्रवृत्ति लेना एक थोड़ा सा लॉलीपॉप जैसा होता है। कुछ बच्चों को उसके कारण करने का लगन पैदा होता है, लेकिन किसी किसी को मोह नहीं है, लेकिन हाँ तो फिर डायरेक्टली ज्ञान प्राप्त करो। जैसे आजकल बहुत जगह ऐसा लालच रहता है, लेकिन इतना कंपटीशन है कि जिसको मिल गया खुश, मतलब उसको प्राप्त करने के लिए ठाकुर यहाँ पर वो भी ज्ञान पॉइंट किए हैं कि सिर्फ प्राप्ति, पैसा प्राप्त करने के लिए ये सब करना नहीं होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल पैसा प्राप्ति नहीं हो, प्राथमिकता हो ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्त किया है इतनी मेहनत से, इसलिए आपको रिवार्ड स्वरूप वो छात्रवृत्ति मिली है। या जो बच्चे सक्षम नहीं है तो उनके लिए भी ये मिलता है कि उनको और आगे स्कोप है, वो इतने सक्षम है। जैसे आजकल भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमारे यहाँ भी जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाए हैं, एक गुरु भी अच्छे शिष्य को ढूंढता है, अच्छी क्वालिटी स्टूडेंट से उनको कोचिंग क्लासेस फ्री में भी पढ़ाता है, क्योंकि उस बच्चे के रिजल्ट से और 10 नए एडमिशन होते हैं। अच्छा स्टूडेंट है, उसी से गुरु की भी पहचान होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। लेकिन इसी तरह से शिक्षा कोई भी छात्र कैसे प्राप्त करे, किन किन बिंदुओं का मुख्य रूप से ध्यान रखे, वो सारा उस तरीके से यदि करेगा तो उसके लिए प्राप्ति सहज होगी, मीनिंगफुल होगी, उसे करने का कभी पछतावा नहीं होगा। इतना मैं ठीक अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु, सभी को जय गुरु, जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, जय गुरु। एक बहुत सुंदर वाक्य से वैशाली माँ आज का आलोचना शुरू किया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो ज्ञान लाभ करता है उसमें श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा के बिना ज्ञान लाभ संभव नहीं है। शायद आजकल का जो ये है उसमें श्रद्धा, आजकल का जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें श्रद्धा थोड़ा कम हो गया है, मेरे को ये लगता है। और दूसरा चीज जो माँ ने बोला है, जो बच्चा मैथ को अवॉइड करते हैं, भागते हैं और सोचते हैं मैं मेडिकल पढ़ लूंगा, मैथ्स नहीं होगा, तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि उनको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा जिसमें भरपूर मैथ रहता है।
बिना मैथ्स का फिजिक्स केमिस्ट्री चलता ही नहीं। तो मैं बचपन में सुनता था जो मैथ्स में अच्छा होता है वो सब सब्जेक्ट में अच्छा होता है, क्योंकि मैथ्स में इतना लॉजिक रहता है, इतना चिंता चिंता का विषय रहता है, तो उसका चिंतन पावर बहुत बढ़ जाता है। तीसरा माने बोले जो ऑफलाइन शिक्षा कितना अच्छा है, ऑफलाइन में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ऑनलाइन से बहुत अच्छा है ऑफलाइन शिक्षा। तो यही सब चीज है शिक्षा का बारे में। और एक चीज है लिखना, लिखना बहुत जरूरी होता है। आजकल का शिक्षा व्यवस्था में ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है, ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया है, टिक मार्क करो या राउंड कर दो। लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे, मैं जब एमएससी पढ़ता था, मेरे को याद है, मेरे को 6 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता था इन 4 आवर्स। सो 4 आवर्स आई हैव टू राइट, 4 घंटा मेरे को लिखना पड़ता था 6 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आजकल वो सब नहीं है, आजकल लिखने का आदत ही कम हो गया। और जब कोई बच्चा अभी लिखने जाएगा ना, तो 2 मिनट लिखेगा तो हाथ दर्द करेगा, लिखने का आदत चले गए हैं। लेकिन ठाकुर जी यही बात बोल रहे हैं कि लिखना बहुत जरूरी है। तो ये था आज का आलोचना का विषय वस्तु। माँ ने बहुत सुंदर भाव से ये सब आलोचना किए है। अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय विजय कुमार दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय विजय कुमार दा। जय गुरु दादा। वंदे जय गुरु। पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। तो आज का जो विषय है, ये शिक्षा दिवस के टीचर्स डे के अवसर पर एक टॉपिक आया है। मतलब ये भी क्या संयोग है, मैचिंग। तो ये भी जो है ठाकुर जी का ही जो है कुछ तो है इसमें है कि दोनों कैसे मैच हो गया। और हम ये फर्स्ट टाइम मैं अभी सुन रहा हूँ शिक्षा के रिलेटेड जो ठाकुर जी जो पॉइंट्स दिए हैं, क्वेश्चन इसमें तो नहीं है, ठाकुर जी क्वेश्चन किए हैं और ठाकुर जी आंसर दिए हैं, है ना। यही तो बात है, जो होते हैं परम पिता, उनको क्या छोड़ के जाना है। और इतने इतने पॉइंट्स, और जो है शशिकांत ने दा ने जो इनको पॉइंट वाइज जो लिख के दिया है, ये पॉइंट्स जो है मुझे तो लगता है कि जो ये सभी जितने भी ग्रुप्स हैं, सत्संग के ग्रुप हैं, उसमें इसको और अच्छी तरह से करके जो है सर्कुलेट होना से शायद, क्योंकि अभी यहाँ जो हम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कितने बच्चे सुन रहे हैं हम लोग का बात, इस आलोचना प्रसंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो मुझे पता नहीं है। लेकिन पेरेंट्स तो जरूर जुड़ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जो भी पेरेंट्स हैं, ये पॉइंट्स अपने बच्चों को जरूर दिखावें और जो है ग्रुप में शेयर हो। अगर कोई स्कूल कॉलेज हो, वहाँ भी कोर्ट की तरह इसको लगाया जा सकता है। इतने सभी पॉइंट्स इसमें शामिल किया है, कुछ पॉइंट छूटा ही नहीं लगता है मुझे, है ना। तो कैसे पढ़ाई लिखाई करना है, यहाँ पर ठाकुर जी जो है बताए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पॉइंट क्या है कि गुरुओं का सम्मान, सबसे पहला यही पॉइंट आता है, गुरुओं का सम्मान होना चाहिए। और आज की शिक्षा व्यवस्था जो देखते हैं, और स्पेशली जो प्राइवेट जो खुले हैं स्कूल कॉलेज, और हमारे जमाने में तो एक भी प्राइवेट कॉलेज, जब मैं शिक्षा किया था, एक भी प्राइवेट सिस्टम नहीं था, सभी गवर्नमेंट ही था। और वहाँ जो हम देखते थे, जो बच्चों का व्यवहार, गुरुओं का सम्मान, और आज के डेट में जो देखते हैं, तो क्या बता मैं, लगता है सर पीट लूं कि क्या कर लूं, ऐसा ही महसूस होता है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में अभी जो है, प्राइवेट स्कूल है, जो है सम्मान की तो बात ही नहीं है। तो इसलिए
जो हो क्या रहा है अभी, शिक्षा जो भी मिल रही है, अभी बोल रहे हैं लोग, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, गार्जियन, स्टूडेंट के गार्जियन बोल रहे हैं कि हमारा तो बच्चा जो है इतना डिग्री ले लिया, मास्टर डिग्री ले लिया, पीएचडी हो गया, इसके बाद भी जॉब नहीं है। लेकिन जो डेली जो आता है, जो जनरली आता है न्यूज में, जो कंपनियां क्या बोलती है कि जॉब बहुत है, लेकिन हमारे पास जो एम्प्लॉयबिलिटी जो कैंडिडेट होना चाहिए, जो होना चाहिए क्वालिटी कैंडिडेट में, वो नहीं है। जॉब बहुत है लेकिन हमारे लायक बच्चे नहीं है। डिग्री है उनके पास, बड़े बड़े डिग्री है, मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री है, डॉक्टरेट डिग्री है, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी जो उसकी है ही नहीं। अभी क्यों नहीं है, तो बात यहीं पर आ जाती है कि जो अभी जो यहाँ पर ठाकुर जी बोले हैं रट्टा मार पढ़ाई, है ना, सोचना समझना कुछ नहीं है, रट्टा मारे हैं और लिख दिया। और आजकल जो जो ऑनलाइन सिस्टम हो गया ना पढ़ने का, अभी तो पहले हम लोग ओरिजिनल बुक पढ़ते थे, टेक्स्ट बुक जिसको बोलते थे हमारे जमाने में, मोटे मोटे बुक रहते थे। और आज अभी कुछ दिनों के बाद क्या हो गया, ये जो है पतले पतले बुक आगे रेडी क्वेश्चन आंसर टाइप का आगे, जो ये कोचिंग वाले छापते हैं या जो भी टीचर, इसमें टीचर का भी दोष है, वो उस तरह का बुक छापने लगे हैं अपने इनकम बढ़ाने के लिए, छोटे छोटे पतले बुक। तो हो गया मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, मतलब पतले बुक, है ना, जितना जरूरत है पास होने के लिए उस तरह का बुक है। अभी वो बुक भी बिकना बंद हो गया आज के डेट में। अभी क्या हो गया, बस मोबाइल पर ही पीडीएफ देखना है, गूगल देखना है, वो बच्चे वहीं पर पढ़ते हैं। मोबाइल से बाहर जाते नहीं है। अभी तो बुक तो लाइब्रेरी में कोई जाता ही नहीं है। तो क्या हो रहा है, अभी जो टेंडेंसी, मैं तो पढ़ाया हूँ, मैं तो टीचर हूँ और मैंने ट्यूशन क्लास भी पढ़ाया, कॉलेज में भी पढ़ाया। बच्चों का जो टेंडेंसी पहला क्या रहता है, वो प्रैक्टिस ही नहीं करते। जैसे मैं इंजीनियरिंग का टीचर था, इंजीनियरिंग में तो प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है, जो उसमें सभी लगभग सभी सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स रहते हैं, है ना, फॉर्मूला रहते हैं, न्यूमेरिकल रहते हैं। तो वो क्या करते, कुछ सॉल्व नहीं करते न्यूमेरिकल को, अनसॉल्व जो क्वेश्चन है उसको खुद से सॉल्व नहीं करते हैं। जो रहते हैं, जो बुक रहते हैं उसमें का जो है सॉल्यूशन रहता है, क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन, ऐसे बुक मार्केट में मिलते हैं। तो उसी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसी में वो सॉल्यूशन देखते हैं, रीड करते हैं उसको, सॉल्यूशन को, है ना। न्यूमेरिकल रीड करने की चीज नहीं है, वो तो प्रैक्टिस की चीज है एक्चुअली। वो रीड करते हैं, हाँ ये टाइप में ऐसे, टाइप में ऐसे, वो टाइप में ऐसे, रीड 4-10 क्वेश्चन रीड करके चल गए एग्जाम में। इसके क्या बात होता है, आजकल क्या हो रहा है कि जो उनका एम ही रहता है पासिंग, बहुत सारे बच्चों का एम रहता है पासिंग, 40% पासिंग है तो 40% के लायक वो पढ़ते हैं, 40% तो 50% 60% पढ़ लिए और उनको मार्क्स आ जाता है 20%, वो फेल हो जाते हैं। उनका एम ही नहीं रहता है कम से कम जो है 100% पढ़ो, 900 तो 90% का अगर प्रिपरेशन करे तो 100%, उनको 40 तो आएगा ही मिनिमम। वो एम ही नहीं है, पहली बात है। तो यहाँ पर जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, पहले गुरुजन की सेवा करना, पिता माता को सेवा करना, वो जो ऐसा कर्म करना जिससे अगर हम घर में जाएं तो बड़ों का जो है सम्मान मिले। और जो इसमें जो है वही पढ़ना लिखना सोचना सब साथ में होना है। पढ़ना भी है, फिर उसके बारे में सोचना है ना, मनन करना है कि है क्या चीज हो, और लिखना भी है। तो ये सभी साथ में होना चाहिए। और दूसरा जो है, हमें कभी कभी लगता है कि हम पढ़ रहे हैं और हमें नहीं मिल रहा है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। वो स्कॉलरशिप मिलना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ठाकुर जी कई बार बोले हैं कि शिक्षा का मतलब नहीं है कि डिग्री पाना, शिक्षा का मतलब यही है कि जो हम कितना
अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, हम अपना कितना नॉलेज बढ़ा रहे हैं, हम अपना टैलेंट बढ़ाना है हमको, डिग्री मिलना। जैसे मैं टीचिंग कम्युनिटी, मेरे कलीग थे एक, तो वो जो है डॉक्टरेट थे, है ना, वो भी इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट थे। ऐसे कुछ चल रहा था, तो कैलकुलेटर में जो है जैसे कोई पॉइंट था, जैसे 100 पॉइंट है मैथमेटिक्स, और 100 को जो है उसने वो क्या किया, 50% एडिशन किया, तो हो गया 150। तो बोला ऐसा नहीं होता है, 150 तो नहीं पसंद, ठीक है, फिर 50%, 150 का 50% माइनस कर देते तो फिर 100 आ जाएगा, उसका ऐसा सोचना था। तो 150 का 50% माइनस हो गया तो 75 हो गया। डॉक्टर आदमी उसको कंफ्यूजन हो गया, ये 100 से 150, 50% बढ़ाए या 50% घटाए तो 100 होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हुआ, 75 हो गया। वो पूरा कंफ्यूज हो रहा है वहां पर। तो डॉक्टर होने के बाद भी पीएचडी डिग्री तो है, लेकिन जो होना चाहिए टैलेंट वो नहीं है। डिग्री ले लिए उन्होंने लेकिन नहीं है ना, तो ये प्रॉब्लम आता है। और आजकल के बच्चों को वही प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल शिक्षा है ही नहीं। शिक्षा तो ले रहे हैं, अगर उनको मार्केट में भेजा जाए भाजी खरीदने के लिए, अगर भाजी माने कोई 16 रुपया किलो है, उनको जो है 1 किलो 200 ग्राम का अगर दे दिया जाए, वो कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे, 100% नहीं कर पाएंगे, है ना। बहुत सारा, जैसे मान लिया मैं पढ़ाता था, तो डिजाइन ऑफ शाफ्ट है, कोई भी डिजाइन है, डिजाइन ऑफ पाइप है, और उसका आंसर आ गया 1 किलोमीटर। तो सोचना क्या है, कोई भी पाइप का डायमीटर जो है 1 किलोमीटर तो हो ही नहीं सकता है प्रैक्टिकली। पाइप ऑफ डायमीटर ठीक है, मैक्सिमम 1 मीटर हो सकता है, 2 मीटर हो सकता है, 5 मीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर तो नहीं हो सकता है। वो आंसर कर दिया और बोला है कि सर ये मैंने कर दिया, इतना आंसर आया। वो सोचने नहीं कि प्रैक्टिकली हार्ट इज 1 किलोमीटर डाई ऑफ पाइप। तो ये सब जो पॉइंट हैं, तो प्रॉब्लम है। अभी क्या है, क्वेश्चन है कि बहुत सी बातें खुद समझ लेता हूँ, लेकिन कोई पूछे तो समझा नहीं पाता हूँ। इसका मतलब है कि आप ठाकुर जी बोल रहे हैं, इसका मतलब तुम खुद कुछ समझे ही नहीं, है ना। अगर समझ लेते तो इसका मतलब समझा ही नहीं, इसलिए समझा नहीं पा रहे हैं। इसलिए जो है पढ़ना, पढ़ाना, समझना और समझाना सब बहुत जरूरी है। बहुत सारे जो है देखे होंगे कि जो, जैसे मैं ही, मेरा ही अपना ही खुद का बोल रहा हूँ, मैं जब उस टाइम में हाई स्कूल बोला जाता, अभी 10+2 बोलते हैं, तो यहाँ जो ठाकुर बोले कहीं रुकना नहीं है कि यहीं पढ़ दिया। मेरा प्रॉब्लम यही कि 40% टारगेट, प्रॉब्लम यहीं पर हो रहा है। अभी जब मेरे स्टूडेंट लाइफ में था, जो मैं 5th क्लास में पढ़ता था, तो मैं 6th का जो है मैथमेटिक्स बनाता था। 6th में गया तो 7th का एडवांस मेरा मैथमेटिक्स बनता था, 1 साल आगे। मैं ऐसा कुछ अपनी बुराई ऐसी परिचय नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिकली मैं करता था। एक बार क्या हो गया, मैं कॉलेज में, स्कूल में था, हाई स्कूल में, तो मेरे मैथमेटिक्स के टीचर थे। और जनरली मेरे मैथमेटिक्स मैं कॉलेज स्कूल में जो है, किसी दूसरे को अगर समझ नहीं आता, टीचर मुझे ही बोलते थे कि जाके उसको देखो, चेक करो, उसको देखो क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि टीचर, एक ही टीचर 10 स्टूडेंट के पास एट ए टाइम नहीं सकते, मुझे बोलते थे तुम उधर देखो, तो मैं ऐसा ही काम करता था, दूसरे को देखता था। और जो है, तो उससे क्या फायदा होता था, मैं 5th में पढ़ता था, 6th का बनाता था। एक बार क्या हो गया, टीचर ही थोड़ा सा मतलब फंस गए कहीं पर, तो मैंने उसको जो है मतलब बता दिया, सर ऐसे ऐसे हो सकता। तो कहीं पर रुकना नहीं अपने को, यहाँ पे क्या है, कोई रुकना नहीं। अगर एडवांस में पढ़ सकता है, पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर पढ़ने पढ़ाने की बात हो रही है। तो और यहाँ पर क्या होता है, वही पढ़ने पढ़ाने से अपनी स्मृति में चला जाता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे ज्योमेट्री का दादा ठाकुर जी ने जो दिया एग्जाम्पल, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। तो
जैसे कि दादा ने दिया कि इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, इट मीन्स ए इक्वल टू सी। अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, तभी सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, तभी थर्ड लॉ पढ़ेंगे, है ना। और बाद में एक्चुअली एक लॉ आया, उसको जीरोथ लॉ बना दिया गया। तो इस तरह से एक दूसरे से डिपेंडेंट है। तो और जब तक हम उसको वास्तविक बोध करना पड़ेगा, तभी उसमें मजा आएगा पढ़ने में। कुछ भी हम पढ़ रहे हैं तो उसको कोरिलेट करना है, मुझे कोरिलेट करना है अपने लाइफ से, कोरिलेट करना है समाज से। तो जैसे कि मैं कल ही सुन रहा था जाजन में कि जो राजू दा के जो हरिनंदन प्रसाद दा थे, उनको ठाकुर जी बोले कि उनका 2 ही महीना हुआ था दीक्षा लिए हुए। वो बोले जाके तुम जाजन करो वहां पर सत्संग में। वो गए, वो बोले 2 ही महीना हुआ है मेरा, तो मुझे कुछ आने। लेकिन वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, उन्होंने ऐसा कैसा कोरिलेट कर दिया, जाजन को मैथमेटिक्स से कोरिलेट कर दिया। वो बोले कि हमारा सभी का जीवन शून्य है, हमारा सभी का जीवन शून्य है, उसके आगे एक लाइन आने से वो 10 हो जाता है। मतलब उसको आगे एक, मतलब अगर हम ठाकुर को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हमारा वैल्यू 10 हो जाता है। और उसके साथ और हम 0 जोड़ते जाते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ती जाती है। दूसरे जो 100, 1 लाख, 10 लाख हो सकता है। मानी एक ठाकुर जी, इसके बाद हम 0 हैं और उसमें 0 जोड़ते गए। उसका इतना अच्छा कोरिलेट, वो मैथमेटिक्स के पढ़ाते थे, 2 ही महीना दीक्षा का हुआ था। उसने जो है ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी है उसको मैथमेटिक्स से लिंक कर दिया। तो इस तरह से जो है हम अपने सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ें। ये इतने सारे कितने अच्छे लग रहे हैं कोट, ये मैं क्या बताऊं कि जो उसको जो है। तो इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय गुरु। जय गुरु। एक बहुत सुंदर आलोचना रखा सदैव विजयदा। विजयदा शुरू किया है कि सब गुरु को सम्मान करना चाहिए, पहले सबसे जरूरी वही है। नहीं तो श्रद्धा सम्मान ये नहीं रहेगा तो शिक्षा संपूर्ण नहीं होता है। ये हम लोग पहले भी देखा है। और दादा ने ये बोला है कि डिग्री तो हासिल कर लेता है लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं और वास्तव ज्ञान नहीं है। जैसे एक सुंदर एग्जांपल दिया दादा ने, डायमीटर कैलकुलेट कर रहा है तो डायमीटर आ गया 1 किलोमीटर, तो पाइप का डायमीटर कभी 1 किलोमीटर नहीं हो सकता। ये वो छात्रों को पता ही नहीं चला, मतलब वो रियलाइज ही नहीं किया मैथमेटिक्स को, रट्टा मार के मार दिया है और डायमीटर आ गया 1 किलोमीटर। तो सोचने वाली बात है कि शिक्षा कैसे हो रहा है। खाली पास करने के लिए या 40% लाने के लिए एग्जाम देते हैं, सीखने के लिए नहीं, नॉलेज नहीं बढ़ाते हैं। डिग्री इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उसका साथ नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में दादा जो बोले है, जाजोन को भी मैथमेटिक्स से रिलेट कर दिया है 1 और 0 का एग्जाम्पल देके। तो बहुत सुंदर आलोचना रखा है श्रद्धेय विजय कुमार दा। अभी मैं श्रद्धेय जय गुरु। तो ज्योत्सना एक माँ को, पॉइंट मैं बोलता हूँ, एक हाँ पॉइंट बोलिए जस्ट, दादा। ये जो श्रद्धा की बात है टीचर से इतना इम्पोर्टेंट है। मैं अपने लाइफ की बात, एक स्टूडेंट था मेरा यही इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो पढ़ने में एकदम बेकार था, पढ़ने में बेकार था, लेकिन टीचर्स का बहुत श्रद्धा करता था, बहुत श्रद्धा करता था, मत पूछे। मतलब हमेशा दंडवत प्रणाम, है ना। तो क्या हुआ कि जो आज के डेट में दोनों अमेरिका में है। डिग्री कितने साल में हुई? 4 साल की डिग्री उनकी, 8 साल में डिग्री हुई उनकी, लेकिन आज के डेट में वो अमेरिका में है ना। और अभी रिसेंटली वो आया था, तो मेरे लिए जो है बहुत बड़ा गिफ्ट जो है एप्पल का जो वो जो कान में लगा के सुनते हैं एयरबड, क्या बोलता है, वो लेके आया था। मतलब देखिए टीचर का श्रद्धा रहने से, इसलिए तो ठाकुर जी बोले हैं सबसे पहले दीक्षा उसके बाद ही शिक्षा। ये जब तक नहीं होगा स्टूडेंट संतुलित हो ही नहीं सकता है। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, अच्छा वैल्यू एडिशन किया है। अभी मैं श्रद्धा
ज्योत्सना माँ को अनुरोध करूंगा आलोचना रखने के लिए। श्रद्धा ज्योत्सना माँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। आज बहुत स्पेशल डे है और मैं ऐसा समझती हूँ कि ठाकुर जी ही हमारे टीचर है और हम सब उनके शिक्षक हैं। और ये जो हम आलोचना प्रसंग का जो पाठ करते हैं, ऐसा भाव आ रहा था तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। जो बच्चे ग्रुप स्टडी करते हैं ना, 5-6 बच्चे मिलके घर में बैठ के, जो वैसे हम ऑनलाइन ग्रुप स्टडी करते हैं और अपना नॉलेज बढ़ाते हैं बुक के थ्रू। और हमें, हम सबको जब जब समय मिलता है, हम जाकर आचार्य देव को साक्षात, बोलते हैं ना, उनका जो ऑफलाइन लर्निंग जो हम कर कर आते हैं, वो जो पढ़ाते हैं वहां पर, जीवन जीने का जो शिक्षा हमें देते हैं, हमारे जीवन में और कितना वैल्यू एडिशन होना चाहिए, हम और कैसे ठाकुर के हो उठे, वो जो शिक्षा देते हैं, हम ऑफलाइन जाकर उसको सीख लेते हैं। वो स्पेशल क्लासेस होते हैं और कभी वो दया करके हमारे हमारे यहाँ पर आते हैं ताकि हम उनका स्पेशल क्लास ले सके। ये मेरे मन में भाव आ रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों से साझा किया। ठाकुर जी, यहाँ पर मैं जो तीनों भाग है उसमें से मैं बोलना चाहूंगी। लास्ट में मैं थर्ड भाग पे ज्यादा इम्पोर्ट स्ट्रेस दे के बोलूंगी। हालांकि बहुत सुंदर भाव से दोनों वक्ता जो है उन्होंने कहा है। ठाकुर जी इतना सुंदर बात बोले हैं, ये वो सारी बातें धीरे धीरे, जाने अनजाने में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो जबरदस्ती, जिसको मैं शब्द कह रही हूँ जबरदस्ती, डाला गया है। कुछ टीचर्स इसको रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। और ठाकुर जी कितने साल पहले 1944 में ये बोल गए थे। और बहुत सारे टीचर्स जो बाय चांस टीचर्स बन गए, वो बोलते हैं ये सब की जरूरत ही क्या है, क्योंकि वो रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। मालिक बोल कर गए हैं तो आज नहीं कल वो तो शिक्षा पद्धति में आना ही है। ये सारी बातें जो उन्होंने कही है, ये सारी बातें शिक्षा पद्धति में है और उसको आधुनिकता से पढ़ाया जा रहा है। जो यहाँ पर बोला है, सबसे पहले भाग में बोला है कि हम जब कॉलेज के या स्कूल का आईडी कार्ड, मैं क्लास में जब फर्स्ट मेरा लेक्चर होता है, हर एक क्लास में मैं यही जाकर बोलती हूँ, जो हमारे इंट्रोडक्शन लेक्चर्स होते हैं, कि आज से आप क्या थे वो उस पे आप ध्यान मत दो, आज से आप क्या होने वाले हो उस पे आप ध्यान दो। आपने कॉलेज का आईडी कार्ड पहना है, इसका मतलब कॉलेज की रेपुटेशन, कॉलेज का अच्छा, कॉलेज का बुरा, सब आप हो। आपका चाल चलन, वाक्य, भाषा, व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि सबको फील हो कि अरे अमुक कॉलेज में ये बच्चा पढ़ता है। ये आप कैसे कर पाओगे? आप जिस तरह से रोड पे बात करते हो, जैसे आप रोड क्रॉस कर रहे हो, जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, लोगों का थॉट प्रोसेस कॉलेज के लिए बदलता है। तो हमारे जो टीचर प्रिंसिपल हैं, वो हमेशा हमें बोलते थे कि जब एंड ऑफ द ईयर में, कि हम इसको कैसे बढ़ाएं, एडमिशन्स को कैसे बढ़ाएं। तो हमेशा हर जितने भी कॉलेज में मैं गई, हर कॉलेज में मेरा एक ही स्टेटमेंट रहता था कि एक दिन का ये काम नहीं है, आपको एडमिशन बढ़ाना है तो एग्जाम के लास्ट डे पे सोच के 1 महीने में ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप कभी भी एडमिशन नहीं बढ़ा सकते हो। एडमिशन बढ़ाने के लिए आपको पूरी साल मेहनत करना पड़ेगा। आपको ऐसे टीचर्स को नियुक्त करना पड़ेगा जो सच में वो जीवंत आदर्श बन सके स्टूडेंट्स के लिए। तो आप ऐसे टीचर्स को अगर नियुक्त करोगे जो सिर्फ सैलरी लेके चले जाते हैं, ऐसे टीचर्स नहीं आप रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सारी बातें, जो जो प्रिंसिपल ने ये सारे थॉट प्रोसेस को, ठाकुर जी के आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश की, वो सारे कॉलेजेस आगे बढ़ गए। अब मैं वेदांता कॉलेज की बात करती हूँ, जहाँ पर मैंने रिसेंटली पढ़ाया था। जब मैंने ज्वाइन किया, क्लास में सिर्फ 9-10 बच्चे रहते थे, क्योंकि हालांकि जस्ट कोविड का ही बात था और बच्चों वो कॉलेज का ट्रेंड ही था, सालों साल उस कॉलेज में कभी बच्चे नहीं आते थे, 10-12 बच्चे आते थे। तो मैंने इसका कॉज पूछा कि ये कोविड के बाद की बात है इसलिए? तो बोले नहीं, यहाँ पर लेक्चर्स होते ही नहीं है, यहाँ पे बच्चे आते ही नहीं है। तो आइडेंटिफाई किया, तो लूप होल तो दिखा मुझे। तो धीरे धीरे उस पर कोशिश करते 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 करते
5-6 महीने में देखा जहाँ पे 120 बच्चे क्लास में बैठना चाहिए, वहाँ पे 100 बच्चे तक आने लगे। और ये एक क्लास में नहीं, हर एक क्लास में होने लगा। तो ये बहुत बड़ा मिरेकल था। मैं हालाँकि प्रिंसिपल ने इसको एक्नॉलेज किया और बोलते हैं ना सबके सामने ये बताया भी कि भई एक टीचर के एफर्ट से ये कितना बड़ा मिरेकल हो गया। तो ये ठाकुर जी जो हमारे शिक्षक हैं, उन्होंने हमें जो जीवन जीने का जो पद्धति बताया है, कैसे हमें लोगों को साथ में लेके चलना है, वो बस वही अप्लाई किया कॉलेज में। कोई नया रॉकेट साइंस नहीं किया। बड़ी अच्छी-अच्छी एक्टिविटीज़, एक तो बच्चों में जो हीन मान्यता का भाव था कि तुम नहीं पढ़ सकते, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम सिर्फ एडमिशन ले लो, तुम पास हो जाओगे। तो एडमिशन लेके तो पास नहीं होंगे, तो कैसे करे होगा? तो उनके अंदर ये जो ठाकुर जी बोले हैं ना कि पढ़ पढ़ के लिख कर जब तुम किसी को समझा पाओ, तब वो एकदम प्योर नॉलेज हो जाएगा। तो हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ रखी। कैसे एक्टिविटीज कि जैसे लॉजिस्टिक्स को समझाना कि हर एक एक प्रोडक्ट को कैसे बेचना है। बहुत सारे बच्चे उस कॉलेज में जो भाजी बेचने वाले या किराना स्टोर पे बैठने वाले बच्चे या चाय बेचने वाले बच्चे, ऐसे बहुत निम्न घर के आने वाले बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो वहां पे एक ऐसी एक्टिविटी रखी जहाँ पे स्टॉल्स लगाओ और सामान को बेचो, और सामान को बेच के उसका कैलकुलेट करो, उसका प्रॉफिट और लॉस निकालो, और आपको आपका जो स्टॉल लगा है उसका प्रेजेंटेशन देना है। मतलब आपने कमा तो लिया, कमाना मतलब पैसा नहीं, सामान तो बेच लिया, मार्केटिंग कर ली, सामान बेच लिया। अब उसके बाद आपको कैसे उसको प्रेजेंट करना है ग्रुप के साथ। अब बच्चे जो ग्रुप के बच्चे हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई हो गया, अब उनके अंदर से डर शर्म ये सारी बातें निकल गई। हम टीचर्स भी जाकर खरीदते थे, और फिर वही बच्चे स्टेज उनको डर लगता था, तो उसी उसी जगह पे उसी हॉल में वो सबके सामने बोलते थे कि हमने ये प्रोडक्ट लिया, हमने इतना प्रोडक्ट लिया था, इतने रुपए में लिया था, हमने इतना खर्चा किया और इसका वैल्यू इतना हुआ, और इसके बाद हमारा प्रॉफिट इतना हुआ। ये सारे मेरे टीम मेंबर्स हैं, हमने सामान यहाँ से लाया था, और इसके अंदर जो टेक्निकलिटीज है वो हमने किसको ऐसे ओवरकम किया, हमने बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट कैसे किया, और आज हम यहाँ तक पहुंचे, और इस पैसे से हम क्या क्या करने वाले हैं। अच्छा, इस पैसे से फिर मैंने उनको ये भी बताया था कि ये जो आपने बिजनेस किया इसको खत्म मत करना, मार मत डालना। अगर कोई बच्चा केक का बिजनेस कर रहा था, केक बनाकर, जिसके अंदर हुनर है, तो उसको बोला कि तुम कॉलेज में भी ये कंटिन्यू करते रहो, बर्थडेज तो बहुत सारे आते हैं। तो वो हर एक मतलब नाइन जितने बच्चों ने स्टॉल लगाया था, वो सारे बच्चे एंटरप्रेन्योर बन गए। मतलब पहले तो पढ़ा, फिर समझा, और फिर लोगों को बताया। फिर उनका हमने क्लास भी लगाया कि अगर किसी को एनरोल करना है, केक बनाना है या बेल्ट बनाना है या एक्सेसरीज बनानी है, इससे क्या हो गया, उनको पढ़ाई के प्रति रुझान आने लगा, और उन्हें ऐसा लगने लगा अरे पढ़ाई तो बहुत इजी है, ये तो हम फालतू में हम स्ट्रेस ले रहे थे, टेंशन ले रहे थे कि हमें अकाउंट्स नहीं आता है, हमें कॉमर्स नहीं आता है, हमें बिजनेस लॉ नहीं समझ में आ रहा है। तो उसी उसी जगह पे लॉ कैसे करना है कि अगर तुमको ये सारे प्रॉब्लम्स को कोई हर्डल दे रहा है, समझो यहाँ पे अगर पुलिसमैन आ गया, या यहाँ पर आप कंपनी लॉ को ब्रेक कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, बच्चा खुद ही आंसर देता था। तो उसमें उसमें मैंने ये कहा कि देखो, आपको सब्जेक्ट से डर लगता है, सब्जेक्ट आप पढ़ना नहीं चाहते हो, पर वो सब्जेक्ट की सारे आंसर्स आप दे रहे हो, इसका मतलब सारे आंसर्स आपके पास ही है। तो आप जब पढ़ोगे तो सोचो कितने अच्छे से हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो ठाकुर जी बता के गए, जहाँ पे ये ज्योमेट्री का जो एग्जाम्पल उन्होंने बताया, ये वही बात है। जब तक आप बच्चों के अंदर वो भाव पैदा नहीं करोगे कि पढ़ना कैसे, हमेशा मेरा एग्जाम्पल होता है, वड़ा पाव का एग्जाम्पल होता है, या शर्ट बनाने की बिजनेस होती है, या बेकरी का बिजनेस होता है, तो बच्चे बड़े इंटरेस्टिंगली सुनते हैं कि कॉमर्स में वड़ा पाव कैसे आ गया, अकाउंट्स में वड़ा पाव कैसे आ गया, या लॉ में शर्ट बनाने का बिजनेस कैसे आ गया। तो ये सारी चीजें जो है, हम टीचर्स को भी ये सीखना पड़ेगा कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है।
मैं क्लास में हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को कहती हूँ कि आप सब मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो। आप सारे बच्चे, आपके फिंगर टिप पे गूगल है, चैट जीपीटी है, एआई के बहुत सारे टूल्स हैं। आप सब मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो, पर उस नॉलेज को चैनल कैसे करना है, अगर आप सुन लोगे तो आप और एक्सपर्टाइज हो जाओगे। कॉमर्स के बच्चों ने आईटी के बच्चों के लेवल का वेबसाइट बनाया था। मतलब ये मिरेकल से कम नहीं है। नॉलेज कि भाई आप आपके स्टॉल पे, आप आपके बिजनेस पे, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे करोगे, बस बच्चों के दिमाग में वो इन्फ्यूज किया था, आइडिया डाला था। बच्चों ने कर लिया। बच्चों ने क्या किया, आईटी का जो सब्जेक्ट है, आईटी के जो टीचर्स है, आईटी के जो बच्चे, उनसे फ्रेंडशिप करके, उनसे बातें करके, नॉलेज लेके, अच्छा इसको कैसे करते हैं, वो सीख लिया। और उन्होंने वेबसाइट बना लिया, अनपेड वेबसाइट, अनपेड वैल्यू वाला। कि दैट वाज अ शॉकिंग। एक कॉमर्स का बच्चा कह रहा है कि मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने वो वेबसाइट बना ली, खुद ही बनाया, सीख के खुद बनाया। नेक्स्ट, आज तक उसका बिजनेस चालू है। जो गिफ्ट्स आइटम्स होते हैं ना, जब उसको स्टॉल लगाना था तो किसी दुकान से लेकर आया था। आज वो ऑनलाइन बिजनेस करता है, स्टेटस पे रखता है, अपना कैटलॉग बनाया है, वेबसाइट, उसी वेबसाइट को और एडिशन वैल्यू ऐड कर करके वो अभी भी बिजनेस कर रहा है। कितने सारे बच्चे एंटरप्रेन्योर्स बन गए, पर मकसद उनका, उनको क्या करवाना था, एग्जाम में पास करवाना था। रिजल्ट हमेशा 40% होता था, मतलब क्लास का 40%। आप बिलीव कीजिए, क्लास में 120 स्टूडेंट्स है तो कितने बच्चे फेल होते थे। तो सबको असाइनमेंट्स करवा के या क्लास में बिठा के, हमेशा मैं करती थी कि आपको आना है, ये टॉपिक है, जो फॉरेन में ये शिक्षा पद्धति होती है, जो इंडिया में ये नहीं होता है। फॉरेन में कैसा होता है, टॉपिक दे दो, आप सबको प्रिपेयर करना है और नेक्स्ट डे सबको आके प्रेजेंट करना है। तो यही कि बस जिस्ट बता दिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आप मोबाइल यूज करो, आप आपका क्यू पॉइंट्स बनाओ, और कल आपको आपके ग्रुप के साथ, अकेले खड़े होने में डर लगता है, आपके ग्रुप के साथ आपको ये टॉपिक समझाना है। तो एक ही टॉपिक चार लोग, चार ग्रुप ने समझाया, तो बाकियों को क्लियर हो गया। इससे क्या हो गया, वो ऐसा टाइप का एफर्ट, जैसे बोलते हैं ना, टीचर सेंट्रिक लेक्चर्स। हमारे कॉलेज, हमारे शिक्षा पद्धति में अभी भी टीचर सेंट्रिक पढ़ाई होती है। पढ़ाई होनी चाहिए स्टूडेंट सेंट्रिक, जो ठाकुर जी कह रहे हैं। स्टूडेंट सेंट्रिक जब तक पढ़ाई नहीं होगी, तब तक बच्चों को नहीं समझने आने वाला है। तो हर एक, मैं ऐसा फील करती हूँ कि जब तक टीचर खुद, एक शिक्षक खुद अपने लिविंग आइडल गुरु से नहीं जुड़ेंगे, तब तक उनको नहीं समझ में आएगा कि हमें शिक्षा देनी कैसे है। तो वही ज्योमेट्री का बात हो या पर्सनालिटी की बात हो, या एक स्टूडेंट को इंटरैक्टिव वे में नॉलेज को शेयर, जब तक वो नहीं करेगा, बातों को शेयर नहीं करेगा, तब तक उसका ज्ञान एनहांस होगा ही नहीं। ये हम सभी के लिए आज शिक्षक दिवस पे ठाकुर जी ने इतना सुंदर बात कहा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और मैं लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट ही रहना चाहती हूँ। चाहे कितनी भी मैं पढ़ लूँ, हमेशा मुझे लगता है कि मैं कुछ नया सीखूं। तो ये जो ठाकुर जी बोले हैं, ये कैसे बच्चों में इनवाइब करना चाहिए, बताना चाहिए। जहां पर हमेशा आए दिन मारामारी होता था, हमेशा आए दिन झगड़ा होता था, वो कॉलेज में झगड़ा होना ही बंद हो गया। बिल्कुल झगड़ा जीरो हो गया, और बच्चे शॉक मोड में, एलुमनाई बच्चे कॉलेज आने से कतराते थे। उनके अंदर वो, एक ही सेशन में, एलुमनाई के ऑनलाइन सेशन में सबको रिक्वेस्ट किया गया कि आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन करो। एलुमनाई के ऑनलाइन सेशन में, एक बार के सेशन में ही बच्चे कॉलेज आने लगे, कॉलेज को अच्छा बनाने लगे। जो बच्चे पौधे को उखाड़ के फेंक देते थे, वही बच्चे पौधे लगाने लगे। तो ये सारी चीजों को सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ठाकुर जी ही सोच रहे हैं कि ठाकुर जी कैसे सुंदर भाव से, मैं सोचती थी कि इस सिचुएशन को ठाकुर जी कैसे डील करते, या इस सिचुएशन में कैसे ये चीजें फुलफिल होती। ये सारी चीजें हम बच्चों को, जब हम नॉलेज सेंट्रिक नहीं, जब ज्ञान के बारे में, जब हम थॉट प्रोसेस, उनके थॉट प्रोसेस को जब चेंज करेंगे, तब वो ऑटोमेटिकली सारी चीजों को इनवाइब कर पाएंगे। ये सेम चीज, ये सेम लॉजिक घर में भी होना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई करो करो नहीं, बच्चों को पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, या ये क्वालिटी आपके अंदर है,
जैसे कोई बच्चा भजन कीर्तन बहुत अच्छा करता है, तो भजन कीर्तन के साथ आप बेसिक नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर की को अच्छे से याद कर लेते हो या ट्यून्ड कर पाते हो, तो इसका मतलब आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप पढ़ाई भी अच्छे से कर सकते हो। तो कैसे करोगे? तो उसको लिंक करके आप कैसे करोगे? तो आप उसी ट्यून में कोई एक क्वेश्चन आंसर को या थॉट प्रोसेस को कैसे आप ट्यून्ड होके करो, लिख के कैसे करो। तो पेरेंट्स को भी ये कराना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम हमारे बच्चों को स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, क्लासेस के भरोसे छोड़ देते हैं। ये सारी क्वालिटी जाने-अनजाने में ठाकुर जी हमें हमारे अंदर डालते हैं। हम भूल जाते हैं उसको कैसे करना है। हम बच्चों के सबसे पहले शिक्षक हैं माँ-बाबा, तो उनको कैसे सिखाना है कि उनको प्रेशराइज़ नहीं करना है पढ़ाई करने के लिए। उनको सिर्फ ये बताना है कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, आपको ड्राइंग बहुत अच्छा आता है, आपको डांस बहुत अच्छा आता है, तो उसके साथ ये आप कैसे कर लोगे। अगर एक बच्चे को डांस अच्छा आता है, स्टेप्स अच्छे आते हैं, इसका मतलब वो दिमाग से कम नहीं है, वो दिमाग से बहुत तेज है। सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ाई कैसे करानी है, उसको गाने के अंदर वो ट्यून्ड जैसा होता है ना, तो वो कोई एक टॉपिक को कैसे वो इनवाइव करे, इन्फ्यूज़ करे, तो माँ-बाबा बहुत अच्छे से करते हैं, स्पेशली माँ बहुत अच्छे से कर सकती है। तो जब उसका पढ़ाई के प्रति प्यार जागेगा, तो वो बेसिक अपना क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट कर पाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं, सबको मेरा जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय ज्योत्सना माँ एक बहुत सुंदर बात से आलोचना शुरू किया है, जैसे कि ठाकुर जी पहले हमारा शिक्षक है और हम सब उनका स्टूडेंट है। ठाकुर जी हमें जीवन का पाठ पढ़ाते हैं। सिमिलरली जब हम ऑफलाइन में आचार्य देव का सामने बैठते हैं तो हम कितना कुछ सीखते हैं, तो आचार्य देव हमारा शिक्षक बनते हैं उधर। और एक बात है कि जब तुम किसी को कुछ समझा सकोगे तभी समझना पड़ेगा कि तुम वो चीज अच्छे से समझा है। अगर तुम खुद नहीं समझा है तो किसी को ठीक से समझा नहीं पाएगा, मतलब समझने का खक्ति रह जाएगा। ठाकुर जी जो बोलते हैं दूसरे को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है तुम अच्छी तरह से सब्जेक्ट को सीखा है। और एक चीज ये है, जैसे कि हम एक फिल्म में देखे थे, आमिर खान बोल रहे हैं कि उनका डीन को बोल रहे हैं कि इंजीनियरिंग तो आप हमसे अच्छा जानते हैं, लेकिन मैं ये सिखा रहा था कि पढ़ाते कैसे है। तो ये पढ़ाते कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज तो बहुत है लेकिन पढ़ाया कैसे जाता है वो इम्पोर्टेंट है। अगर ठीक पद्धति से नहीं पढ़ाया जाएगा तो वो नॉलेज ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे माँ ने बोले कि अदर कंट्रीज में कैसे होते हैं, एक टॉपिक दे दिया जाता है और स्टूडेंट लोग उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उसके क्वेश्चन बनाते हैं, पढ़ते हैं, उसको पूरा उसको ये कर लेते हैं, आत्मस्थ कर लेते हैं और बाद में उसका ग्रुप डिस्कशन होता है नेक्स्ट डे। तो 2-4 स्टूडेंट रहते हैं, वो अपने आप डिस्कस करते रहते हैं। तो इसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है और सभी लोग विषय वस्तु को बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तो कितना अच्छा मेथड है ये। तो ये अदर कंट्रीज में चालू है, हमारा कंट्री में शायद अभी नहीं है। और एक चीज माने बोले कि शिक्षा जो है स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, नॉट टीचर सेंट्रिक। तो ये भी बहुत सुंदर बात बोले हैं मानी, बहुत अच्छा आलोचना रखे हैं। सदैव मनोरंजन दा हैंड रेस किया है। मनोरंजन दा आप कुछ बोलने चाहेंगे? 2-3 मिनट अगर टाइम देंगे तो मैं बोलूंगा। हाँ बोलिए दादा, बोलिए, नो प्रॉब्लम। सभी को जय गुरु। मैं ज्योत्सना का आलोचना सुन रहा था, मैं वही सोच रहा था, देयर बिलोंग्स टू बनिया कम्युनिटी। अगर इसी ठाकुर जी क्यों वशिष्ठ को इतना इम्पोर्टेंस देते थे, अगर अपना वशिष्ठ के हिसाब से कोई टीचिंग करता है, वो कितना प्यार से मतलब बिजनेस क्लास को इतना एनकरेजमेंट एंगेजमेंट कर देते, तो बच्चों को कितना बेनिफिट हो जाता है। मैं ये सोच रहा था। और ठाकुर जी का आज जो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, अभी क्या है ना, जैसे ऑनलाइन का क्लासेस है, सबको टैबलेट दे देते हैं, ऑब्जेक्टिव हो गया। बट राइटिंग एक ऐसा स्किल है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो जैसे ब्रेन का एक्सरसाइज होता है। तो मैं ये 3-4 पॉइंट में नोट कर रहा था, राइटिंग से बच्चों को क्या बेनिफिट होता है। नॉट ओनली बच्चों को, बड़ों को भी, हम लोग को भी बेनिफिट होता है। आप कभी हम लिखते हैं, तो लिखने से जैसे हम कंप्यूटर में जैसे ना रैम रोम
एक रैंडम एक्सेस, एक मेमोरी आया फिर मेमोरी उड़ जाता है। अगर हम जितना डीप में लिखेंगे उतना हमारा बहुत सारा चीजें एक्टिवेट होता है ब्रेन में, वो बहुत हेल्पफुल होता है। एक तो हमारा थिंकिंग पावर एक्टिवेट हो जाता है। जैसे बहुत शॉर्ट में बोलूंगा, जैसे कोई स्टोरी राइट करते हैं तो इसमें क्या होता है ना, आपको सोचना पड़ता है वो कैरेक्टर कैसा होगा, क्या होता है, कैसे होता है। तो इसमें हमारा इमेजिनेशन, लॉजिकल थिंकिंग जो होता है वो मजबूत होता है। तो जितना हम राइटिंग करेंगे, बच्चों को क्या है ना, मैं देखा हूँ, मैं जब कॉस्टिंग कर रहा था तो एक बच्चा एक एक अकाउंटिंग का बुक, बड़ा सा एडवांस अकाउंटिंग का बुक, वो सारा पेज में टिक है, सारा पेज में टिक है, बट एक भी पेज कभी राइट नहीं किया। जब वो बुक्स देता है उसको सब आंसर आ जाता है। जब वो एग्जाम में बैठता है वो वही आंसर को फेल होता है, बार बार फेल होकर अभी तक कॉस्टिंग पास नहीं कर पाया। बट मैं क्या किया ना, उसी चीज को समझ के आराम से 3-4 पेज सब लिख लिख के एक एक चांस में मैं क्वालिफाई किया। तो उसको एक बार बताया, तेरा वीकनेस ऐसा नहीं कि तू चीजें समझता नहीं है, बट तुझे क्या करता है, तो जब बुक्स देखता है तेरा मेमोरी में फ्लैश होता है, मेरा तो मुझे तो सब कुछ आता है। बट जब भी तुम राइटिंग नहीं करोगे तो लॉजिकली उसको इम्बाइब नहीं होता है ब्रेन में, वो प्रैक्टिस ही नहीं होता है। तुम जब एग्जाम में देखोगे तो तुम वो पैटर्न याद नहीं आता है। तो पैटर्न अगर बुक्स देखते हो तो याद आता है। तो जब जितना तुम लिखोगे, इस सभी बच्चों को है, हम ऑब्जेक्टिव है अभी टैबलेट में प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट जितना हम बच्चे लिखेंगे उसी से हमारा थिंकिंग लॉजिकल पावर जितना डेवलप होगा, वही बच्चे हर चीज के लिए वो अच्छा हो जाएगा ब्रेन में। और एक मेमोरी बहुत स्ट्रांग होता है। मेमोरी इसलिए स्ट्रांग होता है, जैसे आप सोचो जितना हम लिखेंगे उतना देर तक याद आ रहती है, मतलब वो मेमोरी में बार बार रिपीटेशन में आता है। तो अगर आप साइंस के रूल्स हम लिखते हैं और वर्क्स लेते हैं जैसे मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, तो एग्जाम में उन्हें याद करने में बहुत ही इजी हो जाता है। और एक चीज ये फीलिंग को समझने के लिए हेल्प करते हैं। कैसे, कभी कभी हम जैसे सैड होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, जैसे बोलते हैं ना आप डायरी में जो आपका मन में आता है, जैसे शशि भाई उस दिन बोल रहे थे मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेशन में कुछ आया इमीडिएटली उसको लिख देते हैं। तो लिखने में क्या होता है ना, वो फीलिंग्स को फिर मजबूत कर देता है। अगर हम नहीं लिखेंगे वो चीजें चला जाएगा, कल और कुछ आएगा। तो इसी से जो भी हमारा मेमोरी में अगर नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, ठाकुर जी भी बोले तो उसको जर्नल में लिखो, डायरी में लिखो। डायरी में लिखने से वो फीलिंग्स को और मजबूत करता है। और एक सबसे बड़ी चीज है जो बेनिफिट मिलता है, जो कम्युनिकेशन स्किल बच्चों का बढ़ जाता है, सबका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाता है। आप सोचो हम जितना भी लिखेंगे तो धीरे धीरे वही अच्छा बात भी, क्योंकि हम खराब बात तो लिखेंगे नहीं, तो अच्छा बात लिखेंगे। अगर कोई डायरी लिख रहा है, कोई खराब लिख रहा है, तो सही बात, सही वर्डिंग कैसे बैठेगा, क्या करेगा, उसी हिसाब से लिखना पड़ता है। तो अच्छे बात लिख लिख ले हमारा मेमोरी में वो जो खराब बात की जगह अच्छे बात ही इम्बाइब होता है। तो उसमें हमारा जब कहीं भी आलोचना प्रसंग करे, कहीं पे भाषण दे, कम्युनिकेशन स्किल किसके साथ बात भी करे, तो अच्छा कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत इंप्रूवमेंट करता है। तो मैं सोच रहा ये 3-4 पॉइंट में अपने हिसाब से, बोध के हिसाब से प्रकाश करूं। जय गुरु। बहुत सुंदर बात बोले दादा ने। हाँ, लिखना बहुत जरूरी है। लिखने से क्या क्या फायदा है दादा ने बताया है। लिखने से क्या क्या इम्प्रूवमेंट होता है, वो दादा ने बहुत अच्छी तरह से बताया। और मैं, सोमनाथ हाँ बोलिए जय गुरु। बोलिए। एक चीज 2 दिन जय से गुरु। मेरे माइंड में आ रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। एक है अजय हलदर हाँ दा, हमारा काफी दिन से ज्वाइन नहीं कर रहे थे, वो कल शायद कल की परसों से स्टार्ट किए। और ये एक एब्सेंट फील हो रहा था। जो रेगुलर जब भी कोई ज्वाइन करता है वो जो आ जाता है तो माइंड में एक प्रसन्नता व प्रफुल्लता आता है। तो मैं कल ये सोचा, बट कल व्यक्त नहीं कर पाया। तो आज मैं सोचा अब इसको बोलूं, क्योंकि माइंड में वो मुझे आंदोलित कर रहा था। जो ज़्यादा रेगुलर आते थे वो आज ज्वाइन किए हैं। और सेकंड थिंग, अजय दा, आपने गांव और देवघर गए थे, तो देवघर में जाने के बाद में सर्टनली पूरा शेड्यूल चेंज होता है, तो उसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। हाँ मैं सुना था गांव गए हैं, पता नहीं था देवघर में थे। और कल एक जैसे अटेंडेंस का जो हरा पीला रेड, जो ज्वाइन नहीं करते हैं वो एन में रेड में रहता है, और जो ज्वाइन करते हैं वो वाई में ग्रीन में रहता है, जो आलोचना करते हैं वो येलो में रहता है, जो होस्टिंग करते हैं वो एच में रहता है, जो रीडिंग करते हैं वो आर में रहता है। तो ये कोडिंग करके मुझे टाइम लगता है। मुझे पता है कॉर्पोरेट लाइफ में सुबह उठ के ये सब करना ये असंभव है। कोई भी देखेगा वो बोला पागलापन ही है। बट ये जब मैं करने लगा, मुझे लगा ये व्यक्ति आया, ये व्यक्ति नहीं आया, उसको कॉल करूँ, आप क्यों दादा नहीं आए। तो ये सब धीरे धीरे क्यूरियोसिटी बा मेरा अंदर इंग्विजिटिवनेस ग्रो किया। क्योंकि इसको करने के लिए बहुत मेहनत भी लगता है, क्योंकि टाइम किसके पास है। सुबह कल मुझे 2 घंटा
करीबन मिनिमम मैंने 2 घंटा में पहुंचा घर। कल सोमनाथा को बोल रहा था 8:30 को स्टार्ट किया, 10:30 को घर पहुंचा। तो खाना खाने के बाद बॉडी में और कुछ एनर्जी नहीं रहता है और पढ़ना लिखना तो दूर है। बट कल मुझे एक मैसेज देखे इतना आनंद लगा वैशाली माँ का, जे ससीदा जयगुरु और मैं सैटरडे था, आपका अटेंडेंस में नहीं है। और मैं जोर से हंस के प्रज्ञा को बोला, जे देखो कोई मेरा अटेंडेंस को तो पढ़ रहा है, वो वही होता है एक टीचर का लक्षण, जे सिंसियरिटी, जे मैं वहाँ पर मैं हूँ कि नहीं, वो अटेंडेंस में मैं हूँ कि नहीं वो जाके चेक किए और देखे मेरा गलती से, क्योंकि मार्क करना कभी कभी ये होता है। तो मैं फिर आज उसको ये किया और उनको बोला, जे आप तो टीचर है और स्टूडेंट का भी टीचर का अटेंडेंस नहीं लेता है। तो वो फिर उल्टा लिखे, जे हमारा टीचर आप हो। हमारा टीचर अभी ज्योत्सना माँ बोले थे सीसी ठाकुर है। और ठाकुर जी का जो बातें पढ़ाई लिखाई हम लोग करते हैं तो हम कितना पढ़ के खुद समझते हैं, वो दैट इज इम्पोर्टेंट। परसों एक दादा, ऋतिक दादा उड़ीसा में मेरे साथ इंटरेक्शन हो रहा था। बोला मैं आपका आलोचना सुना, बट आपका आलोचना में आप बोले मेरा जीवन सर्वस्व, उसका अर्थ थोड़ा आप समझाएंगे? और बोले मुझे तुम ससीदा फंसा रहे हो। बोले मैं आपको फंसा नहीं रहा, बट आप बोले तो मैं इसके लिए आपको पूछा। तो वो एक जमींदार कैटेगरी का लोग है और मैं उनको बाई पर्सन जानता हूँ 20 साल से। तो उनका कुछ दिन पहले मैं अर्घ्योपस्थिति देखा, तो मैं उनको बोला तुम जीवन सर्वस्व का अर्थ आप बताइए, मैं फिर आपको बताऊंगा। वो बोले मेरा जीवन का श्रेष्ठ वही है, प्राण केंद्र है, मेरा सर्वस्व है, मेरा शिक्षक है, सब कुछ मेरा वही है, मैं उनके बिना और कुछ नहीं जानता हूँ। बोले दादा आपका जीवन सर्वस्व जो ही है, क्या आप उनको परिपूर्ण करते हो आर्थिक रूप से, खाना पीना देते हैं? तो बैकफुट में गए। मतलब आप एक जमींदार कैटेगरी का हो और आपका देखो, आपका आज पुत्र संतान क्यों बीमार पड़ते हैं? क्योंकि परिपूर्ण करने का शक्ति जिसके पास सामर्थ्य होता है, वो सामर्थ्य से जो अभी कुछ दिन पहले दादा ज्वाइन कर रहे बोल रहे थे, हमारा शायद पवित्रता, ये 10% जैसे क्रिश्चियन का, मुस्लिम का और बौद्ध धर्म है 10%, सिख का भी है। सिख का मेरा दोस्त तो 10% क्या 15% बांधता है, मुझे खुद वो अपडेट करता है हर महीना। मेरा एक कासारियों में रहता है तो 15% वो लोग को रखता है। तो हम इतना दिन से आलोचना, पढ़ना, समझना, सीखना, बोलना, तब जब आप उद्बुद्ध नहीं हो तो आप जीवन सर्वस्व बोलने से किसी का अंदर वो जीवन सर्वस्व का प्राण केंद्र सृष्टि नहीं होता। तो वो समझ गया मैं क्या बोलना चाहता था। फिर अभी बोला नहीं ससीदा, मुझे आज आँख खोल दिया, क्योंकि मैं तो 25 साल से रीतिकता कर रहा हूँ, बट मुझे कभी कोई साहस करके ऐसा बोला नहीं जी जीवन सर्वस्व का अर्थ क्या है। आप मेरा बात सुने और आप प्रेजेंट थे ऑनलाइन और मुझे सत्संग के बाद मुझे आप बताए कि मुझे आप जानते हो। तो किसी को समझा देना वो भी इम्पोर्टेंट है, ये क्या होता है। कल एक व्यक्ति मुझे बोला ससीदा मैं आपके साथ क्यों मिलता है आपको पता है? मगर मुझे पता नहीं क्यों मिलते हो आप ना। मैं आता हूँ आपसे मिलने के लिए, मेरा माइंड को डिटॉक्स करने के लिए, क्योंकि कोई कोई आंदोलन तो मुझे करता है और आपके साथ मिलने के बाद और वो पूरा पूर्ण मात्रा में विलीन हो जाता है। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले एक स्पीच दे रहा था मेरे ऑफिस में, 10-15 लोग थे, उसमें वो व्यक्ति भी था। उसको वो ऑलवेज एक नेगेटिव नकारात्मक एक बातें करता था। नारी फ्राइडे जब खराब कुछ कपड़ा पहन के आते थे मेरे पास आके बोलता था। मैं वो स्पीच में उनका आंसर देने के लिए प्रयास किया। जी ये व्यक्ति को मैं टारगेट किया, बट 7 लोगों को बोल रहा हूँ, बट व्यक्ति को टारगेट करके बोल रहा हूँ, ये व्यक्ति को मैं बोल रहा हूँ। मैं उनको पूछा जे तुम ये क्वेश्चन का आंसर जो तुम क्रिटिसाइज करते हो उसका आंसर आपको पता नहीं, इसलिए आपको पता है, जानते नहीं हो। तो मुझे कल वो फीडबैक दे रहे थे जे आपका जो आंसर आप कहाँ से लाते हो। मेरा पीछे एक पश्चात मेरे पट में मेरा गुरु है, आदर्श है, मैं जिसको मानता हूँ, और जब उनको मानता हूँ तो उनका सारे गुण ना कुछ मेरा अंदर आ जाता है। और मैं वो शशिकांत दास नहीं हूँ जो 10 साल पहले था, कि मैं जो शशिकांत दास 5 साल पे था वो नहीं हूँ मैं। अभी मैं एक स्वतंत्र हूँ
और मेरा विचार अलग है, और जब तुम्हारा विचार अलग है कि आइडियोलॉजी, ठाकुर जी बोलते तुम्हारा आइडियोलॉजी, यहाँ पर ठाकुर जी का आइडियोलॉजी अलग है, तुम्हारा आइडियोलॉजी क्या बोलता है वो बोलना है। तो तुम्हारा आइडियोलॉजी तुम बोलोगे तो कहीं ना कहीं ठाकुर वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। तो वो व्यक्ति को जब हम समझाने के लिए ऑफिस में ट्राई किया, मैं बोला पुरुष सुंदर है कि नारी सुंदर है, तो 3 बोलो को 4 लोग बोले, मैक्सिमम लोग बोले नारी सुंदर है। मगर यहाँ पर सुंदरता जो होता है वो पुरुष में होता है। जो भी एनिमल प्लेनेट में जाओ, कहीं पे भी देखो, मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, वो बताया। इसका प्रमाण है, कितना भी निकृष्ट हो जाए, कितना भी हाई फाई हो जाए, आप जैसे फुल पैंट देखो, जो प्लम्बर है वो फुल जींस पैंट पहनता है, सब कुछ करता है, बट अस्खलित तो नारी भाव क्यों आता है? क्योंकि आकर्षित करने के लिए, उसका स्वतः स्वभाव है। मैं उनका एक फिल्म हीरोइन का नाम दे के बोला, जिस सेकेंड हस्बैंड का पत्नी बनना चाहता है, तो भी एक पुरुष सेकेंड पत्नी का हस्बैंड बनना चाहता है, नहीं होता है। क्योंकि इसीलिए नारी का असमंजसता आज दिखा रहा है फाइडे में, कोई हाफ पहन के आ रहा है, कोई पेट दिखा रहा है, कोई ये कर रहा है, बिकॉज जब वो आकर्षित करना चाहता है, और वो पुरुष ही सुंदर होता है, और पुरुष उल्टा दिग में ये करता है, पुरुष का केंद्र बिंदु है आदर्श। इसीलिए नारी पुरुष इष्ट के पीछे चलता है, इसलिए नारी पुरुष के पीछे चलता है। अभी नारी तो पुरुष तो उल्टा हो गया, उसको जो भी जितना भी ऑफिस में हस्बैंड वाइफ नौकरी करते हैं उसको नाम में बुलाते हैं, एक फ्रेंडशिप जैसा भाव है। तो वो तुम्हारा अंदर वो जो फ्राइडे का भाव जो सृष्टि हो रहा है, होगा नहीं, क्यों होगा? तो माँ का एक रूप है, सोचो ये एक माँ का रूप है। तो हमारा बचपन में हम देखे हैं, नदी में नहाने के लिए जाते थे, एक तरफ नारी लोग सब नहाते थे और एक तरफ हम लोग नहाते थे। कभी 10th क्लास 12th क्लास तक हम कभी हमारा गांव में कोई पुरुष एक नारी के विषय में चर्चा नहीं किया है। अभी भी हम लोग जाते हैं, हमारा गांव के सारे लोग नहाते हैं, कोई वहां पर कवर बाथरूम नहीं है जो ड्रेस चेंज करने के लिए, पूरा कपड़ा वहां पर नहा के फिर कपड़ा चेंज नदी में ही करते हैं, संभ्रांत घर का लोग करते हैं। बट वहां पर पुरुष क्यों नहीं देखता है? क्यों नहीं देखता है? कि ये मेरा घर का माँ है। जब मेरा घर का माँ है, वो तो इसलिए भाव में पूरा गांव क्रिटिसाइज नहीं करता है। तो तुम जो ये फ्लोर में जितना भी लड़कियां है, तुम सोचो कि मेरा सिस्टर है, कि मेरा माँ जैसे है, तो वो कौन सा कपड़ा में आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए तुम क्रिटिसाइज कर नहीं पाओगे। ये जो स्पीच दिया था उनको 20 मिनट्स में, वो व्यक्ति मुझे आके बोला है, मेरा माइंड में पूरा डिटॉक्स हो गया, मेरा जो भाव था। तो हम लोग जो सोचते हैं, हमारा भावना जो होता है, हमको ग्रो जब करेंगे, किसी को बोलेंगे तो नहीं होगा। 24/7 जब ये लिखने का मनोरंजन का बोल रहे थे, कल मैं बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था, और बच्चे को 8 बजे हम लोग जाते हैं और 8:10 को स्कूल में एंट्री करना होता है। 8:11 हो गया तो एब्सेंट पड़ता है, बट 8:02 को उनका माँ कान्हा को बोल रहा है, प्रज्ञा बोल रहा है, ये तुम लिखो, जो गायत्री मंत्र लिखो, क्योंकि गायत्री मंत्र वो 6 साल से लिख रहा है। क्योंकि मेरा फादर इन लॉ उनको बोले थे गायत्री मंत्र लिखने से बुद्धि ग्रो होता है, तो 10 लाइन लिखता है हर दिन, बट कल नहीं लिख रहे। मैं दरवाजे बाहर नहीं गया, मतलब नहीं, माँ बोल रहे तो लिखो, 1 लाइन हो तो लिखो, क्योंकि ये जो कॉन्टिन्यूटी खाली वैसे में मुझे एक व्हाट्सएप में 2 शब्द लिखे, मैं देखा उस शब्द को रेगुलरिटी और सिंसियरिटी, बोले आपका सिंसियरिटी और रेगुलरिटी को मैं सैल्यूट करता हूँ। क्यों बोले ना, रेगुलरिटी है और सिंसियरिटी पे और कपट भाव से कैसे तुम कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो उसको छोड़ो मत। जैसे बच्चे का मैं देख रहा हूँ गायत्री मंत्र लिखना 6 साल से एक दिन बंद नहीं किया। हम लोग इवन देवघर उत्सव, सिडको उत्सव पूरा लेट हो रहा है, मैं बाहर खड़ा हूँ और प्रज्ञा जिद्दी पकड़ के बैठे रहते हैं, कहना तो लिखने के बाद हम बाहर जाएंगे। मेरा भी बहुत सारा चीज है, जैसे सुबह का एक्टिविटी जो है, उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट दिया जाता है घर पे। जब तक वो सब एक्टिविटी नहीं होता है तो मेरा पत्नी मुझे भी ब्रेकफास्ट नहीं देती है। तो ये जो सीखना डेली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, पढ़ते हैं, उसको कितना मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ। नहीं तो ये सोच में मैं मेरा ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिस में इनको ये संचारित नहीं कर दे पाऊंगा, एक रीति को उद्बुद्ध नहीं कर पाऊंगा, एक मेरे से जो बड़े हैं, सीनियर है, जो पैसा में धनी है, उनको उद्बुद्ध नहीं कर पाऊंगा जब मैं खुद डेली संचारित नहीं हूँ। मेरा कुछ एक्टिविटी है, 50 एक्टिविटी है,
वो 50 एक्टिविटी को मैं डेली एवरी डे करता हूँ और एक जगह में लिखता हूँ जिसका नाम है स्मरणीय कथा। वो बढ़ते बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मैं जब तक नहीं लिखूंगा तो तब तक मुझे वो एहसास नहीं होगा मैं क्या किया। मैं यहीं पे सिंपल एग्जांपल दूंगा। मैं आज भी मेरा कवर में ब्रश नहीं था, मुझे वो आंदोलित कर रहा था। मैं गया, फिर इसको किया, हाथ धोया, फिर आके स्टोरी किया, क्योंकि मैं विकास परिड़ा भाई से देखा था एक कवर में रखने से उसमें कॉकरोच वगैरह नहीं लगता है और बैक्टीरिया नहीं होता है। तो ये छोटा छोटा चीज में जहाँ साथ देखता हूँ और उसको आके लिखता हूँ और उसको चरित्र में लाता हूँ। और चरित्र में जब धीरे धीरे लाओगे तो कुछ दिन के बाद ना वो ऑटोमेटिक तुम्हारा बॉडी में ये हो जाएगा। किसी को परम प्रेम में समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा कि जीवन सर्वस्व क्या होता है उसको समझाने में दिक्कत नहीं होगा। तो सोमनाथ भाई इतना मेरे को बोलना था, मुझे अच्छा लगा। आज वैशाली माँ का ये जो बात है मुझे 100% प्रेरणा देगी, इसका कोई संदेह नहीं। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर वैल्यू एडिशन किया है श्रद्धेय शशिकांत दादा। आज का आलोचना प्रसंगों को यही समाप्त करते हैं और सभी दादा माँ को आनंदित जय गुरु बोलते हैं। जय गुरु सभी को। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु सभी को। सभी को जय सभी गुरु। को दादा। सबाई के जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु सभी को। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु।